इलाहाबाद में आना और हिंदी में बोलना मेरे लिए कठिन है। मेरा माँ बाप केरल के हैं, मेरा जन्म हुआ मुंबई में और हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इलाहाबाद आना और हिंदी में न बोलना भी गलत है, ये भी है। मैं सबसे पहले के रॉय को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उसने मुझे बुलाया, इधर निमंत्रण किया और मैं आना चाहता हूँ क्योंकि आज की समय हमारा देश के लिए बहुत ख़तरनाक समय है, हमारा जुडिशरी के लिए खास खतरनाक समय। और आने वाले 1 साल में अगर चेंज नहीं होगा तो देश का कोई भविष्य ही नहीं रहेगा। 2024 का इलेक्शंस के पहले अगर खास बदलाव नहीं होता है हमारा देश में, और बदलाव होने का चांस है, लेकिन अगर हर व्यक्ति दम लगा के काम नहीं करेगा तो नहीं होगा, लेकिन साथ में होगा, यूनिटी होगा तो होगा। और जो स्थिति है हमारा देश में, इसमें सुधार हो सकता है। सबसे पहले मैं जुडिशरी से बात शुरू करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जुडिशरी डरा हुआ है। कोई सोच ही नहीं सकता 10 साल पहले, 20 साल पहले कि हमारे इंडियन जुडिशरी सरकार से डरेंगे, सरकार के खिलाफ जजमेंट देना डरेंगे। इंदिरा गांधी का सामना किया हमारा खन्ना साहब, हालांकि वो अकेला था जब डिसेंडिंग जजमेंट दिया, और आज हम खन्ना साहब को प्रशंसा करता है कि तमाम जजेस, मशहूर जजेस इंदिरा गांधी का सामना नहीं कर पाए, लेकिन एक जज जस्टिस खन्ना इमरजेंसी के समय में डिसेंट दिया। और जब उसने डिसेंट दिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको मालूम था कि नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस वही था, उसका चीफ जस्टिस चला जाएगा, उसको मालूम था, लेकिन रिस्क लिया और उसने जजमेंट दिया इंदिरा गांधी के सामने। और आज पूरा देश इसका प्रशंसा करता है कि जज, एक ही जज था जिसका हिम्मत था। अंग्रेजी में शब्द है स्पीक द ट्रूथ टू जस्टिस, मतलब कोई भी हो उसके सामने न्याय करना, बड़ा भी आदमी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, उसके सामने जजमेंट देना जिससे न्याय होता है सभी के लिए। लेकिन आज कौन मानता है इसमें? कौन जज इसमें मानता है कि कुछ भी हो मैं अपना जजमेंट दे दूंगा, ऑनेस्टली दे दूंगा और कानून और संविधान के आधार पर दे दूंगा? मुश्किल है। जस्टिस मुरलीधर दौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसका थोड़ा कहानी मैं बताना चाहूँगा। वो केस मेरा केस था, जो मुरलीधर साहब उस वक्त, उस दिन दूसरा जज बदली हो गया, मुरलीधर साहब आ गया बेंच पर, 2 जज का बेंच। उस केस से उसका पूरा इतिहास खराब, पूरा मतलब फ्यूचर जुडिशरी में उसी दिन खराब हो गया। दिल्ली राइट्स का केस था और किसके खिलाफ? अनुराग ठाकुर। आप पेपर में पढ़ते होंगे, उसका फोटो आता है, उसका स्टेटमेंट आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, लेकिन बोलता सब कुछ पूरा जैसे मीडिया का इंचार्ज है, ऐसा बोलता है। और उसने राइट होने के पहले उसने लोगों को भड़काया और उसने लोगों से कहा मैं नारा लगा रहा हूँ, आप मेरे होने के बाद आप करो। और कौन सा नारा है जो अभी फेमस हो गया? अनुराग ठाकुर के वजह से फेमस हो गया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालो। बार बार बोलते रहा और लोग चिल्लाते रहे, लेकिन वो वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड हो गया और वो वीडियो मैंने लिया और हाई कोर्ट में पेश किया। ये हेट स्पीच है, FIR कर दो।
दर्ज करो, अरेस्ट करो और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन शुरू करो। अभी अनुराग ठाकुर एक बड़ा मिनिस्टर का फेवरेट है। ये लोग जो इस तरह से बात करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, मुंह पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, और हेट स्पीच, गोली मारो सालों को। कौन कौन ऐसा बात करता है? कौन पागल आदमी बात करता है? गोली मारो सालों को। तो केस आ गया हाई कोर्ट में, मुरलीधर साहब के सामने आया। मुरलीधर साहब 1 मिनट में पकड़ा पॉइंट। व्हाट इज द एविडेंस? आई सेड सर सी वीडियो। और एक था कपिल मिश्रा का, ये भी पागल जैसा बात करता है, अकल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस है ना, पुलिस उसको सुरक्षित रखेगा, पूरा कंट्रोल, स्टेट का पूरा सपोर्ट है, इसलिए हिम्मत है। नहीं तो किसका हिम्मत है बोलने का ऐसा? पुलिस है, सपोर्ट करेगा, पूरा कैबिनेट सपोर्ट करेगा, तो चलो छाती बाहर आ गया। कपिल मिश्रा भी ऐसा बोल दिया। और उसके साइड में एक पुलिस डीसीपी, दिल्ली का पुलिस डीसीपी का, उसके साइड में, जहाँ पे वो क्राइम कमिट किया, हेट स्पीच का क्राइम। तो मैंने दिखाया। और एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई और भी था, कोई और भी था, सब प्रवेश वर्मा। घटिया लोग हैं और समझते कि हम हमेशा के लिए राज करेगा। इंडिया कुछ टाइम के लिए सहन करेगा। लोग सहन करते हैं क्योंकि ऐसा हमारा इंडिया का एटीट्यूड है। तुम साउथ अमेरिका में जाएगा, लोग 1 घंटे के लिए सहन नहीं करेगा लेकिन हमारा थोड़ा लिबरल एटीट्यूड है, सहन करते रहता है, लेकिन एक समय आ जाता है जहाँ पे और सहन नहीं कर सकता है, तब क्रांति जैसा हो जाता है। तो मुरलीधर साहब ने देखा और बोला इमीडिएटली दिस इज हेट स्पीच। और सरकारी वकील को बोला इमीडिएटली रजिस्टर एफआईआर। वो वकील, वो काफी सीनियर वकील था, उसने कहा सर आई हैव नॉट सीन द वीडियो, गिव मी सम टाइम टिल टुमारो मॉर्निंग, आई विल टेल यू, आई विल मीट विद पुलिस कमिश्नर, मैं कल सुबह बताऊंगा। मैं था उस वक्त, निकल गया कोर्ट से, रात को ऑर्डर आया, मुरलीधर साहब ट्रांसफर विद इमीडिएट इफेक्ट, टेक योर बैग्स एंड गो टू ओडिशा एज चीफ जस्टिस। और उस दिन उसका पूरा सर्विस टू द नेशन जो था, 15 साल का सर्विस, वो हाईकोर्ट में था, हमारे साथ में लॉयर था। और एक जज ने उसको कहा कि तुम हाईकोर्ट ज्वाइन करो, तुम देश का सेवा कर सकता है, पैसा कम मिलेगा लेकिन देश का सर्विस करो। उसी दिन उसका करियर खत्म हो गया और रिटायर हो गया, अभी दिल्ली आ गया। और एक भी जज उसके सपोर्ट में बोला नहीं। और कलीजियम से मैं पूछना चाहूंगा, क्या किया, क्या हुआ? हिम्मत क्यों नहीं है जजेस का बोलने का? तुम्हारा सबसे फाइनेस्ट जज ऐसा उसका करियर खत्म कर दिया और तुम लोग कुछ बोलते नहीं। तो कौन जज बनेगा इंडिया में? इंडिया में वही जज बनेगा जो सरकार बोलेगा वैसा मैं करूंगा, और सरकार जो संविधान अनुसार काम करेगा वो नहीं आएगा। क्योंकि 10, 12, 15 साल सर्विस करने के बाद एक कोई फालतू ऑफिसर उसका करियर खत्म कर सकता है। कौन सर्विस करेगा देश का? तो ये मुरलीधर का दे। अभी मणिपुर की बात होगी। एक है सिद्धार्थ मृदुल जो हाई कोर्ट में है। केंद्रीय सरकार ने घोषित की कि ये जाएगा मणिपुर का चीफ जस्टिस। सीनियर आदमी है,
कब से जाना चाहिए था, लेकिन मणिपुर का चीफ जस्टिस ने मना कि हमको नहीं चाहिए। सिद्धार्थ मृदुल दादागिरी है केंद्रीय सरकार का, और ये दादागिरी नहीं चलने वाला था अगर हम सब, हर जज बोलते कि नहीं सर, उसको हमने रेजोल्यूशन पास किया, कलीजियम ने रेजोल्यूशन पास किया, उसको मानना पड़ेगा। जाओ सिद्धार्थ मृदुल साहब, आप जाओ, जाके बैठो चीफ जस्टिस का सीट में। लेकिन कोई बोलता नहीं, और अभी टाइम चल रहा है। अभी उसका रिटायरमेंट का डेट भी आ जाएगा मेरे ख्याल से इस साल में। ये हुआ कैसे कि चीफ मिनिस्टर, जिसका कोई हाथ नहीं है इसमें, चीफ मिनिस्टर बोलेगा हम नहीं चाहते इसको मत लो। मतलब क्या होता है, हमको एक जज चाहिए जो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोले, करेगा नहीं, मेरा सरकार कुछ के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। और सिद्धार्थ मृदुल के खिलाफ क्यों है पता है? सिद्धार्थ मृदुल ने पिंजरा तोड़ का जजमेंट दिया। अगर कुछ लोग फॉलो किया, पिंजरा तोड़ एक ग्रुप है दिल्ली में, यंग लोगों का ग्रुप है जो ड्रामा करता है, गाना गाते हैं, सब रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गाने। आजकल साथियों ये शब्द इस्तेमाल करना भी बहुत डेंजरस है। क्रांतिकारी नॉन वायलेंट क्रांति भी होता है, लेकिन क्या करें, ये सरकार को इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। क्रांतिकारी शब्द इस्तेमाल करेगा, सेडिशन का केस करेगा। तो पिंजरा तोड़ने ये सारे किया, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, जोक, रेडिक्यूल, सेडिशन का केस। अब सेडिशन का केस क्या है? सेडिशन का मतलब कम से कम 200-300 केसेस हो गया जहां पे लोगों ने सरकार का आलोचना की। ओनली क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, लेकिन ओनली क्रिटिसिज्म। पुराना ब्रिटिश जमाना का कानून ये था कि तुम किंग के खिलाफ कुछ बोलोगे, बस बोल दिया, इंसल्ट, फांसी, कॉलोनियल लॉ। लेकिन इंडिया में एक जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, केदारनाथ केस। और केदारनाथ केस में इंडियन के जजेस ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्रिटिसिज्म करने के साथ साथ में एक्शन, और कौन सा एक्शन? टू ओवरथ्रो द स्टेट। दोनों साथ साथ, नहीं तो सेडिशन नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो जजमेंट्स है, रंगराजन केस वगैरह, शॉर्ट ऑफ हेट स्पीच छोड़कर यू कैन से एनीथिंग, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यू कैन डू। डेफेमेशन नहीं कर सकते और हेट स्पीच नहीं दे सकते, तुम कुछ भी कर सकते। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यू कैन यूज। और रंगराजन का केस में ये जजमेंट आया कि तुम थोड़ा समझो एक्सेसिव बात कही, कुछ जो कहना नहीं चाहिए थे लेकिन आपने कुछ कही बाई मिस्टेक से, या इन द फ्लो ऑफ पैशन आपने कुछ कही, तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का रंगराजन और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वर्ड्स प्लस एक्शन। और मामूली एक्शन नहीं कि एक्शन ऐसा धरना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, एक्शन टू ओवरथ्रो द स्टेट। तो पिंजरा तोड़ने कोई एक्शन ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं किया। ड्रामा करना, ये धरना, ये भूख हड़ताल वगैरह, जो एनआरसी जैसा पीसफुल। तो जब वो केस सिद्धार्थ मृदुल साहब के सामने आया, सिद्धार्थ मृदुल साहब ने कहा, जजेस ने कहा कि मैंने आपका चार्जशीट पढ़ा, प्रोसिक्यूटर साहब, आप मैंने आपका चार्जशीट पढ़ा, इसमें कौन सा एक्शन है? मैं उनका जवाब नहीं देखना चाहूंगा। जो अक्यूज जो कहता है वो छोड़ दो, मैं आपका केस के आधार पर बोल रहा हूं कि कहाँ है एक्शन। और बार बार पूछा, कहाँ एक्शन किधर है, एक्शन कहाँ है, एक्शन कहाँ है। और लास्ट में पिंजरा तोड़ वालों को डिस्चार्ज किया कि इसमें सेडेशन का कोई मटेरियल नहीं है,
कोई एक्शन ही नहीं है। लेकिन पिंजरा तोड़े के एक बहुत प्रेस्टिजियस केस था जज ये सरकार के लिए, बहुत प्रेस्टिजियस केस। तो कुन्नस हो गया मृदुल के साथ, और वो अभी भी दिल्ली में है, निराश हो गया बेचारा। वेरी फाइन जज, वेरी गुड जज, ऑल गुड जजेस विल गो, ऑल गुड जजेस विल गो, unless we fight and protect, unless we speak out. And to speak out, you must know what is the thing. गोगोई का केस था असम, सेम, ये है दिस दैट, सरकार ऐसा है वैसा है, केंद्रीय सरकार ये है वैसे है, गोगो पकड़ के गए, सेम टू सेम। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा साहब छोड़ दो, उनका जवाब छोड़ दो, आपका चार्जशीट से दिखाओ मेरे को, आपका चार्जशीट से दिखाओ, कहाँ है एक्शन, और गोगोई को छोड़ दे। एक के बाद एक जज साहब ने बहुत फाइन जजमेंट्स दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गोविंद माथुर बेचारा एनआरसी के टाइम पर हम लोग कई बार गया, केसेस लिया, कुछ अच्छे ऑर्डर्स दिया, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। गोविंद माथुर साहब एक फाइन जज था जो सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है। गोविंद माथुर को सुपरसीड कर दिया, दूसरों को लिया और दिल्ली में है। एक के बाद एक सब अच्छे अच्छे जजेस, सबको नीचे रखा। इसलिए जजेस के मन में डर आ गया, अगर मैं कुछ गलत जजमेंट लिखूंगा जो सरकार के खिलाफ है तो मेरे को चीफ जस्टिस, हमारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा, सुपरसीड करे, और अगर मेरा चांस है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो चांस नष्ट हो जाएगा। लोगों का मन में डर है। साथ साथ में केंद्रीय सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम मिनिस्ट्री से दबाव। तो ये अरविंद केजरीवाल साहब ने हंस के बताया। दिल्ली हाई कोर्ट का 50 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। ये केजरीवाल साहब भी थोड़ा ये हमारा मूड है देश का, स्ट्रेंज आदमी है। लोगों को लगता है कि हमारा ये गुस्सा नहीं है। तो सबके सामने चीफ जस्टिस थे मंच पर, होम मिनिस्टर वगैरह वगैरह वगैरह, मिनिस्टर, हाई कोर्ट के सारे जजेस के सामने बोलता है, और केजरीवाल आएगा टी शर्ट ना, टी शर्ट और टी शर्ट बाहर रहेगा, पैंट। ये मेरे को सुनने को क्या मिलता है? ये आदत है शायद पहले हमारे जज साहब हमको बताते हैं इनका फोन का इंटरसेप्शन होता है। आपने देखा? प्लीज आप यूट्यूब में है। कब क्या करना चाहते हैं जज साहब आपको बता रहे हैं कानून कि इनका फोन कॉल का इंटरसेप्शन होता है। ये मुझे बहुत ताज्जुब लगा। क्योंकि कितना कानून है, हाई कोर्ट जजेस का इंटरसेप्शन होता है। एक्चुअली उसका फैमिली का भी इंटरसेप्शन, उसका लड़का अगर प्रैक्टिस पे उसका भी इंटरसेप्शन, सबके सामने बोल दिया। आई भी देखा, वीडियो पर देखा, मुझे नहीं लगा कि कुछ खास होगा, ये बोरिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया और सारे मिनिस्टर इधर उधर देख रहा है। क्या बताओ, क्या करूं? इंटरसेप्शन ऑफ फोन्स, थोड़ा सा मटेरियल मिल गया, थोड़ा सा मटेरियल मिल गया तो ब्लैकमेल। कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून बनाया, और ऐसा हुआ भी शायद। स्टैंड अप कॉमिक्स। तो लोगों का डर है, हमारा जजेस का बहुत खास डर है, और डर होने की वजह से उनका कैपेसिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जो ड्यूटीज है उसका पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। Can a person say? अभी गोविंद माथुर जैसे उसको नहीं लिया, लेकिन यहाँ से जूनियर जज गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, जब वो सर्विंग था चीफ जस्टिस इधर।
अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारे मशहूर जूरिस्ट कहते हैं कि इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जुडिशरी में ये लागू है क्या? ट्रांसपेरेंसी का सिद्धांत क्या ये लागू है जुडिशरी में? इट्स एप्लीकेबल टू जुडिशरी और नॉट? एंड नाउ वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स. You take a judge who is low down, not just next in line, but low down, and he goes to Supreme Court. And the good judge here is not there. No problem. आपको लगता है कि वो जूनियर जज जो है, जो वेरी ब्रिलियंट जज है, लेकिन यू गिव सम रीजन, यू मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग, गिव सम रीजन. जजेस में जलन होता है कि मैं 15 साल सर्विस करने के बाद मेरे को सुपरसीड किया बिना बता के, बिना कोई कारण. How did it happen? And now there are so many instances from junior to Supreme Court. And you are a senior, you are Chief Justice, second in line, you are out. What happened to transparency in the Supreme Court? Then we have the case of Victoria. तो चेन्नई हाई कोर्ट का जज बन गई वो. विक्टोरिया बीजेपी सेल का मीडिया इंचार्ज पहली थी. एंड शी मेड वन फेमस स्टेटमेंट, फेमस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया: ग्रीन टेररिज्म, व्हाइट टेररिज्म. Green we know, white is Christian terrorism. First time I'm hearing, but good to learn. And white terrorism और खतरनाक है, क्योंकि white terrorism के पास schools है, colleges है, hospitals है. तो white terrorism. और उसको जज बनाया. Hate speech, no. If somebody had gone filed a complaint, hate speech, should be arrested. And then the judges sit. Case is filed. And then the judges say, in the judgment, we cannot decide on suitability. Only eligibility. Eligibility. 15 years practice minimum eligibility होता है. But suitability to occupy a constitutional post we cannot decide. Sorry. So what is the collegium doing? अगर तुम suitability नहीं देख सकते हो, right? तो क्या काम क्या है आपका collegium का? तो ये जजमेंट है सुप्रीम ऑन विक्टोरिया केस. शेमफुल, वेरी शेमफुल डे फॉर द जुडिशरी. लिटिल बिट आई वांट टू टच ऑन राइट्स, लीगल एड राइट्स वगैरह. नाउ गुजरात राइट, एवरीबडी नोज हुआ क्या, किसने हमला किया, कौन विक्टिम था, कितने लोगों को कत्ल किया, कितने लोगों को रेप किया, कितने लोगों का घर जलाया, कितने लोगों का प्रॉपर्टी जलाया, सभी को मालूम है. और आंसर है केंद्रीय सरकार का, ये अचानक से हो गया, स्पॉन्टेनियस. किसी का कोऑर्डिनेशन का हाथ नहीं है, किसी का रोल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल गया, हो गया राइट. पुलिस ने कोई इंटरसेप्शन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई इंटरवेंशन नहीं किया, और 6 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बंद. लेकिन तब तक सबका ये हो गया. कोई सोच सकता है कोई राइट ऐसा है जो पुलिस 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर चीफ मिनिस्टर बताते, मिस्टर डीजीपी, स्टॉप द राइट टुडे, स्टॉप द राइट,
It will stop in 2 days. It will go like that. Go day after day after day after day. थियरी हमें मालूम नहीं, हो गया। अभी मणिपुर का मैं बताऊंगा, हो गया, हम लाचार हो गया, हम कुछ नहीं कर पाया। आर्मी को बुलाया, गुजरात में थे, लेकिन आर्मी को ऑपरेशनल ऑर्डर्स नहीं दिया। तुम हैं गुजरात में, तुम हैं अहमदाबाद के बाहर, तुम अंदर जाके करो, रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। नो, सेम एज मणिपुर, टेल यू मणिपुर। एंड देयर इज अ ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दुख की बात है कि दैट इज ऑल राइट, दैट इज परफेक्ट। किसी का हाथ इसमें नहीं है, किसी ऊपर वाला का उसमें हाथ नहीं है, वो सीनियर ऑफिसर का, सीनियर पॉलिटिशियन का हाथ नहीं है, अपने आप हो गया। बेचारा सरकार कुछ नहीं कर पाया। ये जजमेंट है। वो आपने बीबीसी सीरियल देखा? बीबीसी फिल्म देखा? नहीं देखा? देखने लायक है। सरकार ने उसको बहुत रोकने का कोशिश की, सप्रेस करने का कोशिश की, लेकिन इंडिया के यंग लोग ऐसा है, बहुत ही इनोवेटिव है। कहीं भी हो, बैंड हो या न हो, वो निकाल के देखेंगे। प्लीज, देखने लायक है, कॉलेजेस में दिखाने लायक है, क्योंकि ये सच है। और सरकार ने पूरा उसका बैन करने का कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। थैंक गॉड फॉर बीबीसी। जो सही है हमारे हिस्ट्री में, ये सामने आ गया। एंड आई वांट टू टॉक ऑफ अतीक एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट। अतीक अहमद केस। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जुडिशरी का ब्रेकडाउन हो गया और मरम्मत करना भी मुश्किल है। ब्रेकडाउन हो गया। जहां तक मैं समझता हूं, आई डोंट नो 100%, बट हाईकोर्ट के सामने गया और हाईकोर्ट के सामने गया, बोला प्लीज प्रोटेक्ट मी, आई एम गोइंग टू गेट किल्ड टुमारो। और हाईकोर्ट ऑर्डर में मैंने देखा ऐसा लिखा कि अतीक अहमद कहता है कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और लास्ट में लिखा है वी आर ग्रांटिंग द रिलीफ, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा पुलिस शुड प्रोटेक्ट हिम एंड सेव हिज लाइफ। फिर 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गया, पता नहीं कौन लोग थे ये, और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने शायद ऑर्डर में लिखा कि विड्रॉ करके हाई कोर्ट में जाना, लेकिन प्रोटेक्शन देना चाहिए तब तक। जब व्यक्ति आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि मेरा हत्या कल परसों प्लान हो गया, प्लीज प्रोटेक्ट मी, इट इज अनहर्ड ऑफ इन इंडिया दैट द कोर्ट विल नॉट प्रोटेक्ट। कोर्ट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट। Even if you are a criminal, you can't be killed. Simple. Court will always protect. Court said you go to High Court. And by the time the court said go to High Court, they had killed him. They had killed Atiq Ahmed. So breakdown of judiciary. Very serious breakdown of judiciary. Breakdown of law and order सभी को मालूम है. Breakdown of governance सबको मालूम है. Breakdown of rule of law in the government everybody knows. But breakdown of judiciary is unheard of. Totally unheard of. Now I want to talk a little bit about Bhima Koregaon, UAPA, Terrorism Act. Bhima Koregaon के accused 4, 5, 6 लोग थे. उसमें से 2 लोग हैं जो मेरा पर्सनल फ्रेंड थे. एक है गडलिंग, नागपुर का क्रिमिनल लॉयर, वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर. And the next is Sudha Bharaj. The rest are also my friends, but I'll talk about 2. पाँच साल हो गया अरेस्ट के बाद, और 5 साल में ट्रायल शुरू नहीं हुआ. 5 साल में ऐसा वेट कर रहे ट्रायल शुरू होने का, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है. सी यूएपीए में ट्रिक क्या है? यूएपीए में जैसे लोग कहते हैं कि यूएपीए में कन्विक्शन रेट बहुत लो है, 10%, 15%, 20% कन्विक्शन रेट है.
they are on the wrong track. अच्छा आवाज़ नहीं जा रही है. ओके. जैसे 20% कन्विक्शन रेट है, इसका मतलब है इनफेक्टिव इन्वेस्ट. नो, वेरी इफेक्टिव. क्योंकि यूएपीए का कानून इस्तेमाल करने का मकसद ये है, कन्विक्शन नहीं है मकसद. कन्विक्शन हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है. अगर वो जेल में रहेगा 5 साल, ट्रायल शुरू नहीं होगा, और जब ट्रायल शुरू होता तो 8-10 साल हो जाता है, और वो कन्विक्शन होता, एक्विटल हो जाता है, तो पुलिस आर वेरी हैप्पी. पुलिस आर, कन्विक्शन के क्या मतलब होता है. हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और हमने लोगों अब व्यक्ति को 10 साल के लिए रखा. मजाक की बात है ना. तो हो गया इसका. गटलिंग मशहूर लॉयर था, वो गरीब के लिए काम करते रहते नागपुर में. हो सकता है क्योंकि वो एरिया भी नक्सलाइट एरिया है, हो सकता है कि कोई नक्सलाइट आ गया उसके पास, सर मेरा गन शॉट वुंड नहीं. वो क्या है, लॉयर है तो वो केस करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, करेगा और केस करेगा. तो क्या ये मना है कि कोई अगर व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको पहचानते नहीं. नक्सलाइट ऐसा नहीं आता कि आई एम अ नक्सलाइट, उसका ऐसा नहीं. उसका चड्डी रहेगा, उसका चप्पल रहेगा, वो आएगा, डॉक्टर साहब हम बीमार है, या लॉयर के पास जाएगा तो केस नहीं करेगा. 100% केस करेगा. गटलिंग को पकड़ के अंदर रखा और 5 साल से केस शुरू भी नहीं हुआ. सुधा का केस देखो, सुधा भारद्वाज, शी इज जस्ट लाइक एन एंजल. पूरा लाइफ उसी एरिया में रहता है, सिंपल हाउस में रहता है, और केस ट्राइबल्स के लिए करते रहते. घर में अगर जाओगे आप देखोगे कुछ लग्जरी आइटम नहीं है, सिंपल लाइफ. पैसा है आपके पास तो पैसा दे दो, पैसा नहीं है तो चलो आप जाओ, खुशी में जाओ. ये है हमारा लीडिंग लीगल एड लॉयर इन द कंट्री. पकड़ा कैसे? एक हाफ पेज लेटर, सुधा का साइन है, सुधा का साइन नहीं है. सुधा का हैंडराइटिंग नहीं है, हैंडराइटिंग भी नहीं है. सुधा का कमरा से पकड़ा गया ये लेटर, नहीं कमरा से नहीं, कहीं और किसी और ने लाके पुलिस को दिया. तो क्या कनेक्शन है ये लेटर और सुधा से? क्या कनेक्शन है? ना साइन है, ना राइटिंग में है, ना कंप्यूटर में था, ना कमरा में था. और दैट हाफ पेज लेटर, सुधा स्पेंड 4 years in jail only on story. Police have the art of storytelling. No document, no evidence, no nothing. Art of storytelling. एंड जजेस से कहेंगे जब बेल एप्लीकेशन आएगा, जज साहब देखो ये तो 3000 पढ़ने का चार्जशीट है, देखो सर व्हील बैरो, खालिद का केस पे व्हील बैरो में लाते हैं कोर्ट में ड्रामा के लिए. देखो सर इतना बड़ा चार्जशीट है, समय लगेगा. लेकिन अगर तुम असली क्रिमिनल कोर्ट का जज हो, तुम्हारा इसका जवाब ये होना चाहिए, मिस्टर एडवोकेट मेरे पास समय का कोई कमी नहीं है, सब केस अजर्न करो, इसी केस को हम लेंगे. तुम अभी ये 3000 पन्ने में से एक पेज दिखाओ, एक जिसमें मटेरियल है इनके खिलाफ, एक पेज दिखाओ. नहीं है. क्रिमिनल कोर्ट का कैपेसिटी है, हमारा जजेस बहुत ही इंटेलिजेंट जजेस है, कर सकता है. ये ड्रामा में नहीं फंसने का. सर शो मी द एविडेंस प्लीज. जैसे पिंजरा तोड़ का जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा शो मी द एविडेंस, मिस्टर डोंट वेस्ट माय टाइम, शो मी द एविडेंस. गोगोई का केस आसाम में शो मी द एविडेंस. ये भीमा कोरेगांव का केस में शो मी द डॉक्यूमेंट्स that they have committed a terrorist act, and they don't have. So failure of judiciary, sir, failure of judiciary, very serious failure of judiciary.
यूएपीए केस का एक किशोर चंद्र का केस था, जो जर्नलिस्ट है मणिपुर का, वेल नोन जर्नलिस्ट। फनीएस्ट केस। वो चीफ मिनिस्टर से चिढ़ गया, फेडअप हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, ये सीएम क्या बोलता है, बेवकूफ है जो भी। तो चीफ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस में, माफ कीजिए, उसने कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, FO, सॉरी आई डोंट वांट टू ट्रांसलेट, दैट्स ऑल। क्या हमारा मिनिस्टर को इंसल्ट करना पब्लिक में, या क्या ये क्राइम है? कब से क्राइम हो गया? पूरा हमारा देश के लोग जेल में जाएगा। इंसल्ट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि सब अच्छे अच्छे बातें बोलना, नहीं, गुस्से में बोलना भी अधिकार होता है। तो FO बोलना क्या गलत है? 1 साल हमें उसको निकालने में, जेल से निकालने में 1 साल लगा, और वो बाहर आने के बाद दोबारा उसने चिढ़ गया उसके ऊपर। हाँ, खामोश नहीं बैठा, ओके यू हैव पुट मी इन जेल फॉर 1 year, आई एम गोइंग टू टेक यू टू टास्क। और उसको 2-3 बार अरेस्ट किया। मैं तो फेडअप हो गया उस क्लाइंट से, टोटली फेडअप हो गया। बाहर आएगा वापस जाएगा, बाहर आएगा वापस। ये हमारा मूड है देश का। लगता है लोगों को, लगता है कि हमारा ये गुस्सा नहीं है, गुस्सा है। लोगों, सरकार को लगता है इसको एक बार दबाएगा तो दोबारा वो हिलेगा नहीं, सिर ऊपर नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है। बहुत गुस्सा है हमारा देश में, और लोग जिसका सहने का ये आदत थे शायद पहले, अभी नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा। फ्री स्पीच, तो ये फ्री स्पीच है। तो सेडिशन कानून क्या करना चाहता है? सेडिशन कानून ये एक्शन के बारे में उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कितना कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अलग अलग कानून है। लेकिन स्पीच को दबाने के लिए कोई कानून नहीं है देश में। ये स्पीच को दबाने के लिए कानून नहीं है। इसलिए सेडिशन जो सेक्शन है, whoever uses words, जो शब्द इस्तेमाल करता है, remember it is the only section which criminalizes free speech. That is why sedition is so popular. That is why so many cases, कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून बनाया सरकार के खिलाफ, वो सेडिशन में गया। स्टैंड अप कॉमिक्स, मेकिंग फन ऑफ द गाय, उसको सेडिशन में लिया टू पेनलाइज फ्री स्पीच। सो क्वेश्चन इज, हाउ पावरफुल इज फ्री स्पीच? ये हमारा संविधान जो लिखा 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कितना मजबूत है? नाउ आई वांट टू आस्क यू, कैन अ पर्सन से खालिस्तान जिंदाबाद? प्रोवोकेटिव एग्जाम्पल, कैन अ पर्सन से खालिस्तान जिंदाबाद? ये फ्रॉम इंडिया टू मेक अ सेपरेट कंट्री, नो? Sounds bad. Sounds bad. So one case came from Punjab before the Supreme Court. ये व्यक्ति आ गया, पब्लिक में आ गया और बोल दिया कि खालिस्तान जिंदाबाद, साथियों बंदूक उठा के फाइट करना चाहिए हमारा होमलैंड के लिए। सेडिशन में लिया, कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट अपील डिसमिस्ड, सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्योंकि उस वक्त वो जजेस का मन जो है भाई ब्रॉड माइंडेड जजेस है, रियली गुड जजेस। वो पूछा, प्रोसिक्यूटर साहब ये बताओ, ये आदमी खालिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने के बाद कुछ किया? नहीं साहब, कुछ नहीं किया। कुछ बंदूक लिया?
बंदूक खरीदा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं साहब कुछ नहीं किया। कुछ असर पड़ा, नहीं साहब कुछ असर नहीं पड़ा। सो वेयर इज द सेडिशन? He said something, he believed in it, he might believe in it also, लेकिन उसने कुछ एक्शन तो नहीं लिया, तो why are you prosecuting him for sedition? और एक कश्मीर से आया, आजादी, सेम, श्रीनगर में आ गया, बोला आजादी चाहिए साथियों, हमें फाइट करना पड़ेगा, हमें सशस्त्र संघर्ष करना चाहिए और कश्मीर को आजाद बनना चाहिए। सेम क्वेश्चन, did he do anything? Did he buy any gun? Did he mobilize any people? Did he do any act? No sir, he didn't do any act. Acquitted. I'm giving you these examples. Why? क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर में हर दिन आता है, ये बोल दिया, सेडिशन में लिया, और हमारा मन में भी है कि ये बोलना गलत है। बोलना गलत हो या सही हो वो अलग बात है, लोगों का मन में जो है वो करता है। हमारा देश ऐसा है, लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन क्रिमिनल हो जाएगा जब एक्शन होता है सरकार को और पूरा हमारा देश को हिलाने के लिए। ये है, दैट्स द लिमिट ऑफ फ्री स्पीच। तो अगर आप सुनते हैं कि किसी ने ये कहा, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया, ये किया, वो किया, डोंट वरी, डोंट वरी। इंडिया इज अ strong country, brave country, powerful country. Why are we bothered कि किसने ऐसा बोल दिया? और रंगराजन का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सो पावरफुल राइट, इतना मजबूत संवैधानिक अधिकार है कि आप सरकार, आप हेट करते हो, ठोस विरोध करते हो भाषण में, नो प्रॉब्लम, लेट हिम स्पीक, लेट हर स्पीक, नो। I gave you all these examples of judges putting people in jail, not leaving them and all that. But I must tell you, हमारा जुडिशरी में ऐसे भी जजेस है, बेस्ट इन द वर्ल्ड। Maybe we have some bad judges, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं जो भीतर से वो फाइट करता है। उसका जजेस का जो सीमा है बोलने का, करने का, उस हिसाब से वो करते हैं। उसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जजेस है हमारा एडवोकेट्स के बीच में, हमारा जजेस के बीच में। रवि किरण जैन ने पूरा उसका लाइफ ह्यूमन राइट्स के बाद, रवि किरण जैन अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है लोगों का। कभी कभी ये हिम्मत मिलना बहुत ज़रूरी है, ये हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और हिम्मत का मतलब ये नहीं, ये है ना बाएं देखो, ना दाएं देखो, ना पीछे देखो, कौन हमारे साथ है। वी डोंट केयर, लोग साथ में है, लोग साथ में नहीं है, आप अकेले हो। अगर आप कन्विंस्ड हो कि आप जो बोल रहे हो सही है, जोर से बोलना। और मैंने देखा ये बोलने से सबसे पहले सोचो, गौर से सोचो, मैं जो बोलने वाला हूँ ये सही है, तो दिमाग बोलेगा हाँ सही है, लेकिन इससे ज़्यादा दिल बोले सही है, बोलो। और बोलने के बाद आप देखो कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को होश मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा बोलने का, कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो होगा होगा, जो होगा होगा। लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलना ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।
अब मैं मणिपुर के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि मणिपुर हमारे इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। मणिपुर का जो हकीकत समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि प्रेस ने जो डील किया वो सरकारी डायलॉग के हिसाब से डील किया, और आज हमारा न्यूज़पेपर और हमारा जो टीवी है वो सारे ये अदानी, रिलायंस वगैरह वगैरह कॉर्पोरेट हाउसेस के कंट्रोल में है। तो इन लोगों ने कैसा लिखा तो लोगों को समझ में नहीं आई, हमारे वकील लोगों का भी समझ में नहीं आया। मैं ऐसा हूँ, मैं हर चीज़ का सरकार से जो निकलते हैं या न्यूज़पेपर में होता है मेरा शक होता है, फर्स्ट सेकंड से मेरा शक होता है, तो मैं समझ सकता है धीरे धीरे से। पेपर में आया कि क्लैश हो गया, दो ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, ट्राइबल, क्लैश हो गया। और इस क्लैश का ऐतिहासिक कारण है, मतलब सालों से इन दोनों ग्रुप के बीच में झगड़ा चल रहा है, इसलिए और एक बार हो गया। और सरकार बेचारा क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच में झगड़ा, सरकार हैरान हो गया। क्या ड्रामा है। कौन कहते हैं? चीफ मिनिस्टर मणिपुर। कौन कहते हैं? सारे अथॉरिटीज। कौन कहते हैं? न्यूज़पेपर्स। कौन कहते हैं? टीवी। तो पब्लिक का समझ में आएगा कैसे? वन साइडेड अटैक, एक तरफ का हमला, डोमिनेंट ग्रुप ऑन ट्राइबल ग्रुप। कैसा मालूम पड़ता है कौन है हमला करने वाला, कौन और विक्टिम कौन? डेथ काउंट से मालूम होता है। जैसे कोई आपसे कहेंगे, जज साहब कहेंगे, यू से दैट यू आर द विक्टिम, ही सेज दैट ही इज द विक्टिम, हाउ टू नो? आंसर इज वेरी सिंपल, आप डेथ काउंट को देखो। द डेड 90%, 80% ट्राइबल, जो मॉर्ग में है ट्राइबल। तो व्हाट इज दैट टू फाइंड आउट हु इज द विक्टिम? सिंपल। नाउ हु इज सपोर्टिंग द असेलेंट? डोमिनेंट कम्युनिटी का सहायता कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का अंदर के नीचे ग्रुप्स कौन है? दो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो खुलेआम से बाहर आता है, ऑटोमेटिक वेपन, परेड करेगा, ओथ लेगा, सब ऑन यूट्यूब, ऑन वीडियो, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स। और एक आया था टीवी पर, आपने करण थापर का प्रोग्राम देखा? मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो आया करण थापर का नेशनली टेलीवाइज्ड प्रोग्राम। मैं आपका प्रोग्राम करण, मैं इसलिए आया क्योंकि मैं पूरा देश को बताना चाहूंगा कि अगर ये ट्राइबल सुधरेगा नहीं तो हम उसको खत्म करेगा। एक शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में, एनाइलेट। ये फैसिज्म का शब्द है कि पूरा दुनिया से हम उसको एनाइलेट करेगा। हो गया भाषण। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, के.एम. जोसेफ का जजमेंट है कि कोई अगर बोलेगा हेट स्पीच तो ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर, कोई आके एफआईआर देना पुलिस को, अपने आप सुओ मोटो पुलिस देखता है वीडियो, इमीडिएटली दे हैव टू अरेस्ट हिम। क्या हो गया? वो चल रहा है सब जगह। तो द अटैक वन साइड, इनके सपोर्टेड बाय पुलिस। अभी देखो, चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करेगा। चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सपोर्टिंग आर्म्ड ग्रुप्स। तो हु इज द विक्टिम? हु इज द विक्टिम?
तो ये फर्स्ट फेज चला गया। फर्स्ट फेज में 135 ट्राइबल्स किल्ड, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, 200 गांव को जलाया। और उस गांव में जगह जो है, घर जो था, उसको कब्जा करने के लिए डोमिनेंट कम्युनिटी है। और चर्चेस जलाए, 250 चर्चेस वगैरह जलाए। अब ये ग्रुप्स हैं, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई, एक का भी, एक लीडर का भी ये नहीं हुआ। वेपन्स है, तैयार है। और फेसबुक का जो आप देखोगे उसमें मालूम पड़ेगा, दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। आज चीफ मिनिस्टर हैज टोल्ड अस टू लाई लो, कुछ समय के लिए रुक जाओ, फुली प्रिपेयर्ड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अटैक। ये भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात राइट्स, बॉम्बे राइट्स, सिख राइट्स में लोगों ने ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं लिया। लोगों ने घर में मिला हुआ जो हथियार है, चाकू, एक्स, त्रिशूल, केरोसिन, वो इस्तेमाल किया। There were no automatic weapons. There were no sniper rifles. अभी स्नाइपर राइफल मिल गया, दूर से टप, और आपके बगल में जो है वो गिरेगा, चुपचाप गिरेगा। No wound, nothing. One hole in the head, one hole in the heart. Sniper rifles, IEDs, explosive devices. और इसका कंट्रोल नहीं होगा। और मुझे लगता कि शायद नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने एक अच्छा ऑर्डर पास किया, थोड़ा देर हो गया लेकिन अच्छा ऑर्डर पास किया, और कंट्रोल करने का चांस है। लेकिन ये अगर कंट्रोल नहीं आएगा, ये मॉडल है, ये राइटर्स का मॉडल, बुक निकालो, राइटिंग करने का ये मॉडल है, ये कर सकते हो। आपको नज़दीक जाना भी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा बिल्डिंग का ऊपर से टुक ठुक 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 कर लो और बॉम्ब लगाओ। तो ये कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल कब आएगा? कब आएगा कंट्रोल? जब मेन कल्प्रिट को गला से पकड़ के थाना में ले जाने का अरेस्ट करो। तब लोगों को लगता है कि हमको नहीं पकड़ सकते, उनका सपोर्टर्स को लगता है कि उसको नहीं पकड़ सकते, हमारा हीरो है, हमारा लीडर हीरो है। और पुलिस नहीं पकड़ता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता। बॉम्बे राइट्स में एक डीसीपी ने मुझे बताया कि कॉलिन, ऑर्डर अगर मिल गया मेरे एक दिन में मैं खत्म करूंगा राइटर को। और उसने यही बताया, लीडर तक जाएगा, गला से पकड़ेगा, पुलिस स्टेशन में लेगा और उसको अरेस्ट करके जेल में रख, खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, रहने दो। क्यों अटैक हो गया? क्योंकि पहाड़ी एरिया में जहां पे कुछ नहीं है, जमीन सूखा है, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, फल नहीं मिलता है, तो क्यों अटैक किया? इसको निकालने के लिए। क्योंकि एक नेदरलैंड्स कंपनी ने कुछ 2-3-4-5 साल पहले जब एक्सप्लोरेशन किया, वहाँ पे पेट्रोलियम मिला। वो बर्मा का लाइन का जो है ना, पेट्रोलियम का है, वो मणिपुर में मिला। और रिपोर्ट बनाया कि ये पेट्रोलियम इतना है कि मणिपुर एक बहुत अमीर एरिया हो जाएगा, अमीर क्षेत्र हो जाएगा। और अभी सुनने को मिला कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है जो उधर ब्लॉक्स के लिए अप्लाई किया, आपको ये चाहिए 300 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़। इसलिए ट्राइबल को उस एरिया से हटाना है, लेकिन ट्राइबल हटेगा नहीं।
ट्राइबल फाइटर है। कुकीज़ोमार ट्राइबल्स जो है फाइटर है, उसका कल्चर में है रेजिस्टेंस का, उसका फाइट बैक होगा, इसलिए उनको निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। फाइटर है। अब साथियों, चार धाम के बारे लेट हो गया, 10 मिनट और 15 मिनट, हाँ 15 मिनट 15, हाँ जल्दी खत्म करूँगा। चार धाम, आप कई लोग होगा ना उत्तराखंड से, हिमाचल से, खास उत्तराखंड के लोग होंगे ना। चार धाम में केंद्रीय सरकार को एक बेवकूफ़ आइडिया मिल गया कि हमारे सपोर्टर चार धाम जाना चाहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुराना ज़माना जैसे लोग, सेज लोग थे ना, वो चल के जाते थे, फुट ट्रेल से जाते थे। लेकिन अमीर लोग जो है, जो चार धाम जाना चाहेंगे, वो एसयूवी में जाना चाहेंगे, बड़े बड़े गाड़ियाँ में, फुल स्पीड अप फुल स्पीड डाउन। ठीक है, भगवान पसंद नहीं करेगा, उतना मैं जानता हूँ कि कोई एसयूवी में आएगा और रोड साइड में बड़े बड़े होटल्स आएंगे, वहाँ से पिज्ज़ा खरीद के, पास्ता खरीद के, नूडल्स खरीद के ऊपर जाएगा। हमें नहीं लगता कि भगवान पसंद करेगा इस तरह का जो है। नहीं, आपको पेनेंस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, आपको मेहनत उठाना पड़ता है। बच्चों को सिखाओ ऊपर जाने का रास्ता क्या है और प्रेयर करने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं पास्ता खाते खाते प्रेयर करेगा, ऐसे थोड़ी है। तो एक बड़ा रोड का प्लान दिया, उसको बोलते हैं डबल रोड पेव्ड सेंटर, ऐसा कुछ है। हमने सजेस्ट किया, एनवायरमेंटलिस्ट ने सजेस्ट किया इंटरमीडिएट रोड, जो फिलहाल छोटा है उसको थोड़ा बड़ा बनाओ। लेकिन केंद्रीय सरकार ने बताया नहीं, इंटरमीडिएट रोड भी नहीं, बीच का रोड भी नहीं, हमें डबल रोड चाहिए। बहुत बहस हो गया और उसमें हमारा मेन आर्ग्यूमेंट था, सर अगर इतना बड़ा रोड बनाएगा तो पहाड़ को आपको वर्टिकल कट करना पड़ेगा। सिंपल, कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपको सेफ रोड बनाने का है, यहाँ से कट करोगे एंड ऑफ द माउंटेन, तो आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है। एंगल में कट करोगे जो सही तरीका है कट का, आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है। लेकिन नहीं, वर्टिकल कट, वर्टिकल कट। और जब आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने बताया कि देखो साहब, फिलहाल आज विदाउट कटिंग 300 लैंडस्लाइड्स पर मानसून, 300 लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड प्लोन एरिया। पूरा डिटेल में ना जाए, हमारा सबमिशन रिजेक्ट हो गया। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट करो। मिटिगेशन मेजर मतलब ऐसे ही बनाएगा, रोड बड़ा बनाएगा, लेकिन तुम सजेस्ट करो कि हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बुरा असर है उसको थोड़ा कम करने का। तो हमने जवाब दिया, मैं नहीं कर सकता सर, वो समय चला गया। वायर मेशिंग करोगे माउंटेन पर, वायर मेशिंग, वायर मेशिंग लगाओगे, पहाड़ ऊंचा तक है, वायर मेशिंग से तुम हमारा माइटी हिमालयस को रोक सकते हैं। रिटेनर वॉल होता है जो इंजीनियरिंग किया, रिटेनर वॉल मतलब तुम वॉल बनाओगे 20 फीट, पहाड़ जाएगा 100, 200, 300 फीट, यू विल मेक रिटेनिंग वॉल। और असर दिखाई दिया दिस टाइम द मानसून, 500 लैंडस्लाइड्स, एवरी रिटेनिंग वॉल गॉन, एवरी वायर मैश गॉन। और आप लोग जो उत्तराखंड के हैं, यू नो इट, दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर आफ्टर केदारनाथ।
केदारनाथ 2013। पानी से नहीं होता है सर, पानी से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। पानी जो लाता है साथ में सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बोल्डर, सीमेंट, ये वो पत्थर, पानी से नहीं होता। पानी होगा, क्लाउड बर्स्ट होगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन तुम अगर, और ये उत्तराखंड में है, बम्पर टू बम्पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यहाँ से यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थ्रू द माउंटेन, फिर पानी फेंक, यहाँ से पानी कलेक्ट करेगा, यहाँ पानी फेंकेगा, फिर थोड़े यहाँ से यहाँ इस पहाड़ के अंदर, बम्पर टू बम्पर सम 60-70 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। कैन यू इमेजिन? फिनिश्ड, और हिमालयाज आर गॉन। सेक्रेड हिमालयाज ना हम लोग कहते हैं, पवित्र है ये हिमालय, गंगा पवित्र है। मोदी जी ने खुद कहा कि हमारा गंगा हमारी माँ है, माँ है। क्या किया तुमने उसको? What have you done to your own mother? और अगर उस रास्ता से गए आप, चार धाम के रास्ता से गए, उत्तरकाशी से, गंगोत्री से गोमुख तक गए, everywhere you can see landslide, and second mighty Ganga, सूखा, पानी आए, पानी आए, पानी आए, पानी खत्म, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, सूखा। ये है गंगा माँ, हमारा देश का वाटर लाइफ लाइन है, पानी यहाँ से, और ये खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म। तो बोलने लगा, नहीं हमारा फौज के लिए चाहिए, हमारा आर्मी के लिए चाहिए। तुम क्या बोलते हो, एंटी नेशनल? कुछ लोगों ने हमको ऑन लिखा ऑन यूट्यूब वगैरह, एंटी नेशनल है। तो हम लोग जाके बिपिन रावत से मिला। बिपिन रावत है ना, चीफ ऑफ स्टाफ, पहाड़ी आदमी है, मर गया बेचारा, एक्सीडेंट में मर गया। तो बिपिन रावत के घर में गया, वो अल्मोड़ा साइड में है शायद, उसका घर में गया, घर में वीडियोग्राफ किया। रावत साहब आप इंटरव्यू दोगे? वेरी गुड मैन, मत गुड मैन, ऑनेस्ट मैन, पहाड़ी है, व्हाई शुड ही लाई? ऑल हिज लाइफ ही हैज लिव्ड इन द माउंटेन, व्हाई शुड ही लाई अबाउट? साहब आप इंटरव्यू दोगे? हाँ यस। रावत साहब, ऐसा कहा जाता है कि आपका टैंक के लिए और आपका आर्टिलरी के लिए आपको ये रोड का एक्सपेंशन चाहिए। क्या जवाब है आपका? नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें का। हमारा आर्टिलरी थोड़ा ये हिमालयन छोटा रोड से जाता है, हमारा टैंक इस रोड से थोड़ी जाता है। हमारा हेलीकॉप्टर है, हमारा ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है, बिग ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, हमारा टैंक सब ऊपर पहुंच गए, हमारा आर्टिलरी सब ऊपर है। वी डोंट वांट फॉर द आर्मी, वी डोंट वांट द रोड टू बी देयर। और ये हमने पेश किया कि देखो ये उनका स्टेटमेंट है, वी डोंट वांट। सही जवाब दिया उसने, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय आर्मी। ठीक है, और हमने कहा कि वी आर नॉट एंटी आर्मी, वी आर नॉट एंटी नेशनल। हमारा जवान जब कॉन्वॉय में आएगा तो रोड तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित, क्लाइमेट फ्रेंडली रोड होना चाहिए। क्या फ़ायदा है इफ यू मेक बिग रोड एंड आर्मी कॉन्वॉय कम्स तो पहाड़ उसके ऊपर गिरेगा, तो हाउ इज इट हेल्पिंग द आर्मी? लेकिन साथियों ना, हमारा देश में और हमारा डिस्कशन में, चर्चा जो होती है, डिबेट में होता है, उसमें तर्क चला गया। तर्क नहीं है, ऑल गॉन। सो दिस इज द चारधाम एंड यू सॉ रिजल्ट नाउ, टेरिबल रिजल्ट। फॉर एवर आवर हिमालयाज आर डिस्ट्रॉयड। How a government can destroy the nation permanently? How to get it back? You can't get mountain back. You can't get Ganga back.
Last 5 minutes and then I'll stop. You also must be getting very tired. Give me some chai also. नया कानून आने वाला है. वकील कितने हैं इसमें आप लोगों में? हाँ, ये नया कानून के बारे में मैं बताऊंगा. Quickly I'll finish. 5 minutes. और क्या कारण बताया इस कानून बनाने का? कि जो ब्रिटिश लेगेसी है इसको अभी खत्म करके नया इंडियन लॉ, तो भारतीय नाम देगा, हिंदी में नाम देगा, हिंदी में सेक्शन देगा, लेकिन उसको गौर से देखना जरूरी है क्योंकि ये तमाशा हमने बहुत सालों से देखा. ब्लफिंग, पब्लिक को झूठ बोलना, लाइंग टू द नेशन, बार बार झूठ बोलना, और सीनियर पॉलिटिशियन झूठ बोलते रहेगा. फर्स्ट, डीके बासु गाइडलाइन, यू नो, फॉर अरेस्ट. डीके बासु गाइडलाइन हाफ कट, कि जब गिरफ्तार करते हो मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखना चाहिए कि अरेस्टी कहाँ पकड़ के रखा गया, ये बताना जरूरी है. कट हो गया. मेडिकल एग्जामिनेशन कट हो गया. तो डीके बासु का जो मेन पॉइंट्स है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये नया कानून में कट हो गया. अरेस्टी कहाँ है, अक्यूज कहाँ रखा गया, कौन सा पुलिस स्टेशन में है, कौन सा जेल में है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. फिर उनके फ्रेंड्स, उनके माँ बाप उधर जा सकते हैं मिलने के लिए, इसलिए कट हो गया. बताना ज़रूरी नहीं है. वो ढूंढते रहेगा एक पुलिस स्टेशन से दूसरा से तीसरा, इसमें नहीं है. पुलिस कस्टडी, आपको मालूम है, जो वकील प्रैक्टिस करता है, एक बार पुलिस से जुडिशियल कस्टडी हो गया, रिटर्न नहीं हो सकता है. करेक्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल. पुलिस का कब्जा से तुम जेल गया तो दोबारा पुलिस में नहीं जा सकते, ये चेंज हो गया. पुलिस से जेल, जेल से पुलिस, पुलिस से जेल, जेल से पुलिस. तीसरा, गलत अरेस्ट किया, और इंडिया में क्या 50% गलत अरेस्ट ही होगा. कोई क्राइम नहीं किया, अरेस्ट किया, मुआवजा कितना, 1000 रुपया. अक्षरधाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों का जो जेल कट ये है 6 साल का था, और इनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है. 6 साल इलीगल कस्टडी. कितना मिलेगा उनको? 1000 रुपये. और मैं पूछ रहा हूँ, 1 ईयर, इंसान का 1 साल अगर गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से जेल में रखेगा, इसका कीमत क्या होता है? 1 साल, इसका कीमत क्या होता है? उसका नुकसान बीबी बच्चों पर होता है, बुजुर्ग पेरेंट्स के ऊपर होता है. मेरे हिसाब से 1 करोड़ कम से कम इलीगल अरेस्ट, रॉन्ग अरेस्ट, 1 करोड़ पर ईयर ऑफ इलीगल इम्प्रिजनमेंट. Why 1,000? Compensation 5 lakhs. Why 5 lakhs? Judges खुद कहते हैं ना, this is globalization, Mr. Gonsalves. We don't follow old system. I agree. Globalization में why should we follow compensation 5 lakhs, 10 lakhs, जो 1960s में दिया जाता for wrong arrest. 5 lakh, 10 lakh. 1960s. 2023 also 10 lakhs. Why not 1 crore? FIRs. Big error, big mistake. ललिता कुमारी केस में, you know, Constitution Bench, I'm stopping now. ललिता कुमारी केस में अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, अगर आप पुलिस के पास जाएगा, पुराना सिस्टम क्या था? चलो ठीक है सर, ड्रॉर में रखने का, हम इंक्वायरी करेगा, तो तुम पूछते रहेगा. हम इंक्वायरी नहीं किया, पूछते रहेगा, इंक्वायरी अधूरा है, पूछते रहेगा. ललिता कुमारी का केस में
एक बार लेटर है और उसमें क्राइम दिखाई दे रहा है तुमको, आपका कोई राइट नहीं है इंक्वायरी करने का. इमीडिएटली यू रजिस्टर एफआईआर, इमीडिएटली. इसमें नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट. Immediate registration of FIR not there, and what is there is inquiry. जो ललिता कुमारी ने मना किया, you cannot, first you do FIR, then you do inquiry, investigation, but first register. Further investigation के लिए आज further investigation के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेना ज़रूरी है. All those who are lawyers know that. Now not necessary. The IO will straight away do further investigation, additional charge sheet. Further investigation, additional charge sheet. So as the evidence is coming in court, he'll keep on doing further investigation. Sedition का जो मैंने आपको बताया कि what you say will put you in jail. Sedition का सेक्शन दोबारा है लेकिन नाम चेंज किया. Sedition का सेक्शन है. और मैरिटल रेप, लास्ट 2 पॉइंट. मैरिटल रेप, साथियों, मैं किन किन को लग रहा है कि हस्बैंड अगर जबरदस्ती से वाइफ से सेक्स करते हैं, वाइफ मना करती है, मुझे नहीं करना है, जो भी कारण मुझे नहीं करना है, और हस्बैंड जबरदस्ती सेक्स करता है, तो ये बलात्कार होता है. हाथ ऊपर करता जो बलात्कार है. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम लिटिल स्केर्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन. एंड देयर इज यूनिसेफ स्टडी ऑन यूपी. यूनिसेफ स्टडी ऑन यूपी. दे वेंट टू द मेन एंड आस्क्ड देम, महिला अगर इनकार करती है फिर भी तुम जबरदस्ती करोगे? और 50% मेन सेड हाँ, यस, नेचुरली, नेचुरली अब करते. तो बहुत बड़ा क्राइम है साथियों. इसमें माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए. मेन का जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए. इंडिया में मैरिटल रेप अलाउड है. सारी दुनिया में मैरिटल रेप गया, रिपील हो गया. इंग्लैंड से जहां से हमने ये सेक्शन लिया कि मैरिटल रेप इज नॉट क्राइम. तुमने रेप किया लेकिन तुम उसका पति हो, नॉट अ क्राइम, नो अरेस्ट. हमने इंग्लैंड से लिया और इंग्लैंड ने 20 साल पहले इसको रिपील किया, लेकिन इंडिया उसमें है. और लास्ट में साथ मलियाना का केस अभी हाई कोर्ट में दाखिल हो गया. मलियाना का केस 1987 का केस है. 87 में सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को वाइप आउट किया पीएसी, वाइप आउट किया 87 में. 20 साल बाद ट्रायल कोर्ट के पास रिकॉर्ड ही नहीं था. 20 साल बाद ट्रायल कोर्ट जज साहब को लिखता है हाई कोर्ट के भी, मेरे पास कुछ नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है. और लास्ट में कुछ 30 साल बाद 87 जजमेंट आया अभी 97 2000, पता नहीं 50 साल बाद सारे अक्यूज को एक्विट कर दिया. ऑल अक्यूज्ड एक्विटेड. तो वो अपील अभी हाई कोर्ट में गया. तो साथियों, इससे मैं समाप्त करूंगा. मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आया कि सारे लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और ज़ोर से और विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है. हमारा स्टेज ऐसा है, हमारा इतिहास का जो स्टेज है ऐसा है कि देश ख़त्म हो सकता है, हमारा देश और डेमोक्रेसी ख़त्म हो सकता है अगर हम इस साल में 23-24 में हम वॉर फुटिंग पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ.
कोई मतलब देर करना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। हर दिन केंद्रीय सरकार कुछ न कुछ करता है, हर दिन करता है, हर दिन कुछ मतलब जनता के खिलाफ करता है। तो फाइट करना बहुत ज़रूरी है। जिंदाबाद साथी। सर